अब देखिए ये जो थ्योरी है लुईस साहब का, ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी दोनों ही तरह के बॉन्ड को सेटिस्फाइड करती है। मतलब कोवलेंट बॉन्ड के लिए भी एप्लीकेबल है और आयोनिक बॉन्ड के लिए भी लुईस ऑक्टेट रूल एप्लीकेबल है। कैसे एप्लीकेबल है बच्चों? जैसे इनिशियल हम लोगों ने देखा था कि जब आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है तो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? ट्रांसफर होता है। आप देखिए यहां पर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और एक केटायनिक फॉर्म में चेंज हो जाएगा, और क्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और किस फॉर्म में चेंज हो जाएगा? एनायनिक फॉर्म में चेंज हो जाएगा। जरा सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए आप, 1s² 2s², 2p6, ठीक है बच्चों, और 3s1। इसका लिखिए क्लोरीन का 1s² 2s², 2p6, 3s² और 3p, बोलिए 3p5, 17 होता है। अब देखिए इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, मतलब ये देखिए इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। पी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? 6। तो बच्चों इसमें कितना हो गया आउटर मोस्ट ऑर्बिट में? 8 हो गए ना। तो बताइए NaCl के बीच में कौन सा बॉन्ड बना? आयोनिक बॉन्ड बना, और उसको भी तो लुईस का ऑक्टेट रूल सेटिस्फाई कर दिया कि हाँ भाई 8 इलेक्ट्रॉन दोनों के आउटर मोस्ट शेल में आ गए। जैसे कोवलेंट बॉन्ड हम लोगों ने देखा था, कोवलेंट बॉन्ड किसके बीच में बना था? O2 के बीच में। O2 के बीच में यहां पर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अगर बनाएं तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के? 6। और दूसरा वाला ऑक्सीजन के भी कितने हैं बच्चों? 6। आप देखिए ये दोनों क्या किए, अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां लगाए। 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब क्या? एक सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये देखिए, और ये शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन कहलाता है। और ये शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन दोनों में इक्वली क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। क्या होता है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो बच्चों देखो इसका 4 और 4 8 हो गया ना, और इसका भी देखो 4 और 4 8। मतलब लुईस साहब का जो ऑक्टेट रूल है ये दोनों को ही सेटिस्फाइड कर रहा है। ये डायरेक्ट आप लोग सर्शन और रीजन में क्वेश्चन बन सकता है। तो एक पॉइंट लिख लें आप लोग को, लुईस ऑक्टेट रूल एप्लीकेबल, लुईस ऑक्टेट रूल आर एप्लीकेबल फॉर ionic bond as well as covalent bond, for ionic bond as well as covalent bond। covalent bond के लिए ये देख लीजिए। अच्छा ये देखिए जैसे वाटर के केस में HOH ये है, समझ में आ रहा है? तो अभी इन्होंने क्या कहा था, आपने ब्रैकेट में लिखा था कि इन केस ऑफ हाइड्रोजन इट कंप्लीट्स ड्यूप्लेट। वो अपना क्या करेगा? कंप्लीट ड्यूप्लेट कंप्लीट करेगा। तो बच्चों देखिए यहां से क्या हो जाएगा, ये देखिए एक ये हाइड्रोजन, और ये देखिए ये एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है इधर भी, और हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरह से देख रहे हैं आप, ये देखिए इसका क्या हो गया 8 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का क्या हो गया 2 इलेक्ट्रॉन, ड्यूप्लेट कंप्लीट किया। ये भी हाइड्रोजन क्या कर लिया? ड्यूप्लेट कंप्लीट किया। तो यहां से प्रूफ होता है कि दोनों के लिए एप्लीकेबल है। लिख लें इस चीज को। अब बात ये होती है कि दुनिया का हर एक कंपाउंड लुईस के ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है। हम लोग जानते हैं डिस्कार्ड कर दिया गया, तभी तो हम क्या लेके आएंगे? VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। VBT भी फेल होगा तो हम क्या लेके आएंगे? VSEPR, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। ये भी फेल हो जाएगा तो हम क्या लेके आएंगे? MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और वहीं हमारा परफेक्ट थ्योरी होने वाला है। परफेक्ट MOT का बहुत बड़ा ऑरा है बाबू। आप जब ग्रेजुएशन PhD करोगे लंबा समय तक चलता है, लेकिन जितना सिलेबस में है उसको हम लोग अच्छी तरह पढ़ेंगे। समझ में आ रहा? ओके। अब देखिए लुईस का सबसे बड़ा डिमेरिट क्या था? लुईस ऑक्टेट रूल का सबसे बड़ा डिमेरिट था कि लुईस साहब कहीं से भी एक कंपाउंड की ज्योमेट्री को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते थे अपने रूल के अकॉर्डिंग। और हमने देखा था ऑक्सीडेशन निकाल रहे थे तो कि किसी भी कंपाउंड का अगर हम ऑक्सीडेशन सही सही नहीं निकाल पा रहे थे तो हम कहाँ जा रहे थे? उसका स्ट्रक्चर बनाते थे, और स्ट्रक्चर से हमें सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती थी। और आप जो है एग्जैक्ट ज्योमेट्री नहीं बता पा रहे हो, आप ज्योमेट्री को नहीं बता पा रहे हो, मतलब ये बहुत बड़ा डिमेरिट हो गया ना। तो सबसे बड़ा डिमेरिट लुईस ऑक्टेट रूल का यही है, क्या? कि इसके थ्रू हम किसी भी कंपाउंड की ज्योमेट्री को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। गॉट इट बच्चों? तो लिखो एक बहुत बड़ी पॉइंट, इंपॉर्टेंट कर दो एकदम। लुईस रूल cannot explain the geometry of the molecule. Lewis rule cannot explain the geometry of the molecule. ठीक है बच्चों? ओके जैसे देखो मैं बात करूं
SO2, SO2 सल्फर डाई ऑक्साइड, SO2 मतलब सल्फर डाई ऑक्साइड। सल्फर के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है बाबू? 6 होता है। कितना होता है? 6 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। तो अब देखिए ये कैसे बनता है। एक ऑक्सीजन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। ये देखो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे, ये ऑक्सीजन आया, यहाँ 2 क्या कर दिया इसने? शेयरिंग में लगा दिया, और सल्फर ने इधर 2 लगा दिया अपना दूसरे वाले ऑक्सीजन के साथ में। ये देखिए समझ में आया? और ये सल्फर ने यहाँ भी लगा दिया अपना, समझ में आया? अब देखिए ऑक्सीजन का तो क्या हो गया? 8 कंप्लीट हो गया। इस ऑक्सीजन का भी क्या हो गया? 8 कंप्लीट हो गया। लेकिन सल्फर का देखिए जरा आप, सल्फर बहुत इंपॉर्टेंट अभी थ्योरी बताने जा रहे हैं। कितना हो गया? 10 हो गया। तब तो लुईस साहब के अकॉर्डिंग सल्फर डाइऑक्साइड को एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए नेचर में। क्यों? क्योंकि ये स्टेबल है ही नहीं। उन्होंने तो सिंपल सा यही बोला ना लुईस साहब ने कि जिसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे वहीं क्या होगा? स्टेबल होगा। सल्फर के पास में क्या हुआ? 10 इलेक्ट्रॉन आ गए आउटर मोस्ट सेल में, तब तो ये लुईस साहब के अकॉर्डिंग एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। पर कमाल की बात है कि सल्फर डाइऑक्साइड नेचर में एग्जिस्ट करता है। हम कई तरह की चीज़ें बनाते हैं उससे और यूज करते हैं हम लोग इंडस्ट्रियली, ठीक है। तो क्या लोचा हुआ भाई? कहीं ना कहीं इनकी कॉन्सेप्ट गलत है, ठीक है। कैसे गलत है वो हम लोग देखेंगे। अब ये देखिए यहाँ सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, जिसमें से उसने क्या किया? 4 यूज कर लिया, और यूज करके ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लिया। तो हम इसे कहेंगे बॉन्ड पेयर। इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलेंगे? बॉन्ड पेयर। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन बच गया जो पेयर में है, इसी को हम बोलते हैं लोन पेयर। क्या बोलते हैं बच्चों? लोन पेयर। वो इलेक्ट्रॉन, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो रिएक्शन में एक एटम यूज नहीं करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? लोन पेयर। क्या बोलते हैं? लोन पेयर। ओके, अब वैलेंसी भी देखो यहीं से डिसाइड होता है। SO2 में वैलेंसी सल्फर का क्या होगा? 4 इलेक्ट्रॉन यूज किया, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या हो गई? 4। किसी और केस में इसकी वैलेंसी क्या हो सकती थी? कुछ और हो सकती थी। इसीलिए कहा जाता है कि वैलेंसी क्या होता है? वेरिएबल होता है। कई बार असर्शन रीजन में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो वैलेंसी क्या होता है बच्चों? वेरिएबल। ये किसी और कंपाउंड की फॉर्मेशन कर रहा होगा तो हो सकता है इसकी वैलेंसी क्या हो जाए? 6 हो जाए। जैसे ज्यादा दूर नहीं जाना है, कैरोज एसिड हम लोगों ने बनाया था ना, कैरोज एसिड नहीं क्या था उसका फॉर्मूला था जरा बताओ? H2SO8 में सल्फर का हमने पूछा था आप लोगों से। दिस इज अ कैरोज एसिड। तो इसने क्या किया था? अपना 6 का 6 इलेक्ट्रॉन, अरे भूल गए क्या? डबल बॉन्ड O, OH, अच्छा ज्यादा लिख दिया मैंने, OH, ये 6 होगा। 2 हाँ, दिस इज अ कैरोज एसिड। समझ में आया? तो अब बताओ यहां पर इसका क्या हो गया? वैलेंसी 6। वैलेंसी कितना हुआ इसका? 6। तो अब बताओ 6 हो गया। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, 4, 8, 2, 10, 2, 12 हो गया। तब तो ये तो कैरोज एसिड तो बिल्कुल भी लुईस साहब के अकॉर्डिंग एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। पर ये क्या बाबू? H2 आपने गलत लिख लिया है सर। नहीं, आप दूसरे लोग देखिए। H2SO6 है कि 5 है? 5 है। इसका फॉर्मूला में O6 है या 5 है? 2 अच्छा हाँ, मैंने तो 5 ही लिखा है ना, ठीक है। H2SO5 बिल्कुल सही बाबू, थैंक्स फॉर करेक्शन, ठीक है। तो H2SO5, ठीक है। तो अब देखो यहाँ इसकी वैलेंसी 6 हो गई, तब तो गलत हो गए ना। बाद में हम लोग को पता चला, मैं अभी बता देता हूँ कि ये क्यों रख सकता है। ऑक्टेट साहब भी सही है, ये रख इसलिए सकता है कि जरा देखें इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखें। 1s स्क्वायर, 2s स्क्वायर, 2p6, 3s स्क्वायर, 12, 3p4, ठीक है। अब 3p में इलेक्ट्रॉन चला गया तो 3d भी तो आएगा। थर्ड सेल में चला गया तो थर्ड सेल में तो d भी आता है ना। और d में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? 10। अब बच्चों देखो, भले ही इसने ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, लेकिन इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। ऑर्बिटल वो प्लेस होता है एक एटम के अंदर जहां पर वो एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के पास में एकोमोडेट करता है, रखता है। मतलब इलेक्ट्रॉन के रहने के लिए घर है कौन? ऑर्बिटल। तो अगर उसके अंदर वैकेंट ऑर्बिटल है तो वो क्या करेगा? उस वैकेंट ऑर्बिटल में रखेगा, भले ही उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया।
हाँ, अलग बात है कि 8 के बाद जितना इलेक्ट्रॉन ये अपने ऑर्बिटल के अंदर पुट करेगा उतना ज़्यादा इसकी स्टेबिलिटी डिस्टर्ब होते जाएगी, ये अनस्टेबल होता जाएगा। गॉट इट? अब जैसे मैं बोलूं कि SO2 और ये क्या है कैरोज एसिड में सल्फर कहाँ ज़्यादा स्टेबल है? सल्फर SO2 के केस में स्टेबल है ज़्यादा। क्यों? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में क्या हो रहा है, सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं और यहाँ पर क्या हो रहा है, 12 इलेक्ट्रॉन हो रहा है। नहीं बात समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये कहानी समझ में आ गई? नहीं आया क्या ये वाला? बाबू 3p में गया, थर्ड सेल में चला गया, तो थर्ड सेल में तो D भी आता है ना, तो D में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो इसका खाली पड़ा है ना, तो खाली पड़ा है तो इसमें तो इलेक्ट्रॉन रख सकता है ना। ये बात मैंने बोली, आपको समझ में आया? तो ये कहानी होती है। तो ये किसी भी कंपाउंड की ज्योमेट्री को भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाए और ये चीज़ें उनकी गलत साबित हो गई। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर बना लीजिए। अच्छा, एक बात, ये IIT 2006 का क्वेश्चन है वो, और मैं पैसा लाया हूँ 10 रुपया का नगद इनाम है। अगर आप CO का स्ट्रक्चर बना देते हैं तो मतलब इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको एग्जैक्टली दिखा देते हैं, बताओ CO कैसे बने? ये पहले लिख लेना, उसके बाद CO बताना क्विक। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या था इसमें, IIT 2005 का है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन? O3 होता है फॉर्मूला ओजोन का। भाई लुईस डॉट स्ट्रक्चर किसका सही है अकॉर्डिंग टू लुईस? हमें इसमें क्या चेक करना होता है? हमें सिर्फ चेक करना होता है ऑक्टेट कंप्लीशन ईच एंड एवरी एटम का। फर्स्ट जिन्होंने कहा है जरा देखें, इसमें काउंट करो, ये डॉट इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 और 4 8। मजा आ गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है इसका फर्स्ट। इस ऑक्सीजन का देखो, देखते ही हवा हो जा रहा है मेरा कहानी। भाई A4 4 8 और 2 क्या हो गया 10। इसके पास तो वैकेंट ऑर्बिटल भी नहीं है, लिख के देख लो, 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p 4। 2d में थोड़ी जाता है, तो भैया ये क्या हो गया, A गलत हो गया। ठीक है, C की बात करते हैं, जरा देखें 2 2 4 और 4 8, वाह पहला वाला का तो सही हो गया। इसका देखिए ये क्या है 4 4 और 2, ये देखिए ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इधर नेगेटिव लगाना पड़ेगा हमको, क्योंकि देखो यहां क्या है, या पॉजिटिव दिया था ना, यहां नेगेटिव भी होगा ना। भाई देखो, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मतलब ऑक्सीजन सिर्फ क्या कर रहा है, या तो आप एरो से दिखाइए, एरो का टेल जो देता है उसके पास रहता है और हेड कहाँ जो लेता है एक्सेप्टर के पास होता है, और या तो आप पॉजिटिव और नेगेटिव से दिखाइए, जिसमें पॉजिटिव आ रहा है वो डोनर है और जो नेगेटिव ऑक्यूपाई कर रहा हो वो क्या है, एक्सेप्टर है। तो भाई साहब देखिए 4 और 2 6 और 2 8, इसका काउंट करिए 2 2 4 2 6 और 2 8। मैंने बोला था ना ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है, ये मत मान लेना ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर है यहाँ पर क्या, हाँ ये तो 10 हो गया, नहीं, मतलब C होगा, C होगा। B की बात करो बच्चों, 4 और 4 8 कंप्लीट, 4 2 6 और ये देखो 2 8 6 और 2 8, B भी होगा। D की बात करो, जो D किए है ना उन पर हंसी आ रहा है मेरे को, ये देखो 2 2 4 2 6 और 4 क्या हो गया, गो टू भाड़ 10 हो गया ना भैया, तो D तो होगा ही नहीं, A भी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ कौन होगा, B एंड C ऑप्शन इज एब्सोल्युटली राइट। किसे गलत हो गया बच्चे? नहीं समझ में आ रहा है? D और B, D और B दोनों, D B, पहले D को ही चेक कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ N2O, यही क्वेश्चन है ना। D नहीं, आप देखो D कह रहे थे 2 और 4 6, और ऑक्टेट साहब ने क्या बोला था, लुईस ने क्या बोला, लुईस ऑक्टेट रूल क्या बोलता है, 8 इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस शेल में होता है एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या करता है, ड्यूप्लेट कंप्लीट करता है, फिर तो 6 गो टू हेल। C को देखे जा रहा 2 2 4 और 4 8, वाह बढ़िया लगा मेरे को, लेकिन यहाँ देखिए 4 4 8 और 2 10, ये भी गया। इसकी बात करिए 2 और 6 8, पास हो गया।
6 और 2 8, पास हो गया। 6 और 2, ये तो ऐसे देख लो, 2 और 4 6 ही हो रहा है। शो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो बताओ, एक करने के बाद दूसरे में स्पीड आ गया ना, जबकि ये 2008 का क्वेश्चन था। ठीक है, तो इस तरह से देखो, लुईस थ्योरी के ऊपर में, लुईस ऑक्टेट रूल के ऊपर में बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं और उसकी कॉन्सेप्ट जरूर यूज होता है। अब हम लोग अगला और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज और लुईस ऑक्टेट रूल को कंबाइन करके बहुत अच्छे फॉर्म ऑफ क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। बात समझो, आप नाम सुनिए फॉर्मल चार्ज का? अच्छा चलिए कोई बात। लिखिएगा फॉर्मल चार्ज। क्या लिखा आप लोगों ने? फॉर्मल चार्ज। कोई बता सकता है फॉर्मल चार्ज क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है फॉर्मल चार्ज का? तो देखिए, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू, डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम होता है, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू होता है भी माइनस, भी क्या होता है? जिसके लिए फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, माइनस 2 इंटू बॉन्ड, 2 इंटू लोन पेयर। क्या चीज? अब लोन पेयर तो आप लोग जान गए हो ना कि लोन पेयर क्या होता है, ठीक है, माइनस बॉन्ड पेयर। बच्चों ये फॉर्मूला बिल्कुल याद होना चाहिए आप लोग को। फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है? भी माइनस 2 इंटू लोन पेयर माइनस बॉन्ड पेयर। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं आप लोग के सामने एक स्ट्रक्चर लिखता हूं, ये स्ट्रक्चर है ओ डबल बॉन्ड ओ ओ हाँ, ये क्या है? ओजोन है। इसको मैंने बोल दिया ऑक्सीजन 1, इसको बोल दिया ऑक्सीजन 2, इसको बोल दिया ऑक्सीजन 3। ये सामने में फॉर्मूला है ईच ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज बताइए। देखिए, जहां पॉजिटिव है वहीं पॉजिटिव आएगा, नहीं तो आएगा ही नहीं। एकदम चमत्कारिक बालक हो आप लोग। चलो ठीक है, हमें ओजोन में फॉर्मल चार्ज निकालना है, फर्स्ट ऑक्सीजन का, सेकेंड ऑक्सीजन का एंड थर्ड ऑक्सीजन का। फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस 2 इंटू लोन पेयर माइनस बॉन्ड पेयर। हम लोग लोन पेयर भी समझ चुके हैं क्या होता है, बॉन्ड पेयर भी समझ चुके हैं, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो जानते हैं, ठीक है, 10th से ही जानते हैं। चलो बच्चों, तो ये देखो, सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हम फर्स्ट ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? ऑक्सीजन के पास में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। हाँ जी, हाँ बच्चों, सॉरी टू डिस्टर्बेंस। हाँ, ओजोन है, O3 है। तो बच्चों अब क्या होगा, इस ऑक्सीजन, मतलब फॉर्मल चार्ज निकालना है, इस फर्स्ट ऑक्सीजन का निकालते हैं। तो फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस 2 इंटू बॉन्ड पेयर, 2 इंटू लोन पेयर माइनस बॉन्ड पेयर। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है ऑक्सीजन के पास में? 6, क्योंकि ऑक्सीजन के लिए निकाल रहे हैं फॉर्मल चार्ज। 6 माइनस 2 इंटू, कितने लोन पेयर है इसके पास में? 1 एंड 2, 2 लोन पेयर है। लोन पेयर कब होता है? जब 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो एक लोन पेयर, एक लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2, ठीक है। तो बच्चों कितना हो गया? 2 माइनस बॉन्ड पेयर, कितना बॉन्ड बनाया है ये? बच्ची अभी मत लिखो, देखो इधर, कितना बॉन्ड बनाया है ये ऑक्सीजन? 2। कितने बॉन्ड बनाया है? 2। तो ये क्या कर दिए? 2। तो बच्चों इसको करोगे तो क्या हो जाएगा? 6 माइनस 4 माइनस 2। तो बोर्ड मास यूज करो पहले, पॉजिटिव प्लस माइनस माइनस, 6 माइनस 4 2, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देखो फॉर्मल चार्ज, नाम क्या है बच्चों? फॉर्मल चार्ज। क्या नाम है? फॉर्मल चार्ज। मतलब एक कंपाउंड में एटम पर कितना चार्ज है, कितनी बड़ी बात आपके सामने आ रहा है, वो आपको फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला बताएगा। क्या है फॉर्मूला? V माइनस 2 इंटू लोन पेयर माइनस बॉन्ड पेयर। बताओ इस ऑक्सीजन पर कोई चार्ज है? नहीं, देखो 0 आ गया। अब देखना यहाँ कमाल की, यहाँ पॉजिटिव आएगा, और इसका निकाल के देख लो 1 माइनस 1 आएगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर, यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है ना, ये देखो टेल, जहाँ टेल होता है वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन जहाँ एक्सेप्ट होता है उधर क्या रहता है? हेड रहता है। बोले इसका निकाल के देख लो, -1 आएगा कंफर्म। देखना कैसे, ये थर्ड है ना, तो देखो 6, सारे ऑक्सीजन का तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 ही होगा। तो 6 माइनस 2 इंटू कितने लोन पेयर बाबू? 3। तो 3 माइनस बॉन्ड पेयर कितना? हर कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी क्या होता है? एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है।
बस बनने के टाइम में हम सेपरेट कर सकते हैं कोऑर्डिनेट और कोवलेंट बॉन्ड को। एक बार कोऑर्डिनेट और कोवलेंट बॉन्ड बन गए तो आप कोऑर्डिनेट और कोवलेंट बॉन्ड में डिफरेंस नहीं देख पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे कौन कोऑर्डिनेट और कौन कोवलेंट बॉन्ड है, बनते वक्त दिखेगा। तो ये क्या हो गया, 1 ही हुआ ना, 1 बॉन्ड पेयर। तो बोलो बच्चों 6 माइनस 1, 6 में से 6 गया कितना हो गया, 0 माइनस 1 कितना हो गया, देखो -1 आएगा। अगर आप ये हटाओगे ऐसे लगाओगे तो इस पर प्लस और इसमें क्या आएगा -1, देखो -1 का चार्ज। कमाल की चीज है बाबू ये, इसका निकाल के देखो क्या हो जाएगा, बोलो 6 माइनस 2 इंटू, बोलो बच्चों कितना लोन पेयर, 1 लोन पेयर माइनस, बोलो बॉन्ड पेयर कितना, 2 और 1 3। तो बच्चों यहां से 6 माइनस 2 माइनस 3, तो ये क्या हो गया 4 माइनस 3, देखा +1 आ गया, देखो +1 है ना कमाल की चीज। तो आप किसी भी कंपाउंड में किस एटम पर क्या चार्ज है ये किसके थ्रू जान सकते हो, फॉर्मल चार्ज से। फॉर्मल चार्ज का क्या फॉर्मूला होता है, B माइनस 2 इंटू लोन पेयर माइनस बॉन्ड पेयर। B क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन दैट एटम। गॉट इट। चलिए इसको कर लीजिए, फिर क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को। हाँ बाबू।